हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ प्राइड एंड प्रेजुडिस बाय जेन ऑस्टिन की आगे की समरी। इससे पहले हम लोग चैप्टर 40 तक की समरी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रीवियस दोनों वीडियोस में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर 41 से लेकर 61 तक की समरी। इस नॉवेल में टोटल 61 चैप्टर्स हैं जिनको मैं आपको डिटेल में पढ़ा रही हूँ ताकि आपको इस नॉवेल को समझने में आसानी रहे। तो शुरुआत करते हैं चैप्टर 41 से लेकर 61 तक की समरी। अब इसमें क्या होता है कि लीडिया बेनेट अपनी जो फ्रेंड थी मिसेस फॉस्टर, उनके साथ ब्राइटन चली जाती है। एलिजाबेथ और मिस्टर गार्डनर को चिंता होती है कि लीडिया अभी भी बहुत इमेच्योर है और उसे इतनी स्वतंत्रता नहीं मिलनी चाहिए। मिस्टर बेनेट भी जानते हैं कि लीडिया बहुत चंचल है, लेकिन वो सोचते हैं कि समय के साथ वो समझदार हो जाएगी। एलिजाबेथ अपने मामा और मामी मिस्टर और मिसेस गार्डनर के साथ डर्बीशर की यात्रा पर निकलती है। उन्हें पता चलता है कि पेम्बरले मिस्टर डार्सी की विशाल संपत्ति जो कि उनके रास्ते में ही है। एलिजाबेथ पहले वहां जाने में हिचकती है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि डार्सी घर पर नहीं है तो वो वहां जाने के लिए तैयार हो जाती है। एलिजाबेथ पहली बार पेम्बरली देखती है। उसकी भव्यता, उसकी सुंदरता उसे बहुत प्रभावित करती है। वहाँ की जो केयर टेकर होती हैं मिसेस रेनॉल्ड्स, वो डार्सी की बहुत तारीफ करती है। वो बताती है कि डार्सी बहुत काइंड हार्टेड, बहुत ही उदार और बहुत जिम्मेदार व्यक्ति है। इसी बीच डार्सी अचानक वहाँ पहुँच जाता है। एलिजाबेथ को बहुत आश्चर्य होता है, लेकिन डार्सी का व्यवहार पहले से बहुत अलग था। वो बहुत ही पोलाइट, हम्बल और एलिजाबेथ के लिए प्यार रखने वाला व्यक्ति हो गया था। डार्सी एलिजाबेथ की मुलाकात अपनी बहन जॉर्जिना डार्सी से कराता है। जॉर्जिना बहुत शर्मीली, पोलाइट और संस्कारी लड़की है। एलिजाबेथ देखती है कि डार्सी अपनी बहन का बहुत ध्यान रखता है। इससे उसके मन में डार्सी के प्रति सम्मान और ज़्यादा बढ़ जाता है। कैरोलाइन बिंगले यह देखकर बहुत ईर्ष्या करती है कि डार्सी एलिजाबेथ के साथ इतना अच्छा व्यवहार कर रहा है। वह एलिजाबेथ की आलोचना करती है और उसके परिवार की कमियां गिनाने की कोशिश करती है, लेकिन डार्सी इस बार कैरोलाइन की बातों का समर्थन नहीं करता और उसको रोक देता है वहीं पर। ये चीज़ क्लियर होती है कि अब डार्सी पहले जैसा नहीं रहा और उसके मन में एलिजाबेथ के लिए प्यार बहुत गहरा हो चुका है। एलिजाबेथ को जेन का लेटर मिलता है यहीं पर पेम्बरले में ही, जिसमें उसने लिखा कि लीडिया जो है वो जॉर्ज विकम के साथ भाग गई। एलिजाबेथ को यहीं पेम्बरले में जेन का एक लेटर मिलता है जिसमें लिखा होता है कि लीडिया जॉर्ज विकम के साथ भाग गई। पूरा बेनेट परिवार घबरा जाता है, क्योंकि यदि दोनों का विवाह नहीं हुआ तो जो पूरा परिवार है, उसकी जो रेपुटेशन है, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाएगी। डार्सी भी ये समाचार सुन लेता है और तुरंत वहाँ से चला जाता है। एलिजाबेथ सोचती है कि अब डार्सी उससे कभी बात भी नहीं करेगा। एलिजाबेथ तुरंत लॉन्गबर्न लौट आती है। मिस्टर बेनेट लंदन जाकर लीडिया और विकम को खोजने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें कोई सक्सेस नहीं मिलती। पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। जब कई दिनों तक लीडिया और विकम का कोई पता नहीं चलता तो मिसेस बेनेट बीमार पड़ जाती हैं और लगातार सोचती रहती हैं। एलिजाबेथ को महसूस होता है कि यदि वो पहले विकम का असली चरित्र सबके सामने ला देती तो शायद ये सिचुएशन नहीं आती। अचानक मिस्टर गार्डनर का लेटर आता है और लेटर में लिखा होता है कि लीडिया और विकम मिल गए हैं और दोनों का विवाह होने वाला है। तो पूरा परिवार जो है वो राहत की सांस लेता है, लेकिन सभी लोग आश्चर्य करते हैं कि विकम, जो कि धन के बिना विवाह करने को तैयार नहीं था, वह अचानक कैसे मान गया। एलिजाबेथ को बाद में पता लगता है कि ये सब डार्सी ने सीक्रेटली किया है। डार्सी ने क्या किया? डार्सी ने विकम का कर्जा चुकाया, उसे फाइनेंशियल हेल्प दी, लीडिया और विकम की शादी करवाई और पूरा का पूरा ये अरेंजमेंट बिना किसी अप्रिसिएशन के किया। अब एलिजाबेथ को समझ में आता है कि डार्सी वास्तव में एक बहुत ही उदार, जिम्मेदार और सच्चे चरित्र वाला व्यक्ति है। लीडिया और जॉर्ज विकम का विवाह हो जाता है। दोनों लॉन्गबर्न आते हैं। लीडिया अपने विवाह को लेकर बहुत गर्व करती है और बिना सोचे समझे संकेत देती है कि डार्सी उनके विवाह में किसी प्रकार से शामिल था।
एलिजाबेथ को ये बात बहुत अजीब लगती है। वो सोचने लगती है कि डार्सी ने वास्तव में क्या किया होगा। एलिजाबेथ अपनी मामी मिसेस गार्डनर को एक लेटर लिखती हैं, तो उत्तर में मिसेस गार्डनर बताती हैं कि डार्सी ने विक्रम का कर्जा चुकाया, उसे पैसे दिए और लीडिया और विक्रम की शादी करवाई। डार्सी ने ये सब कुछ केवल एलिजाबेथ और उसके परिवार की रेपुटेशन को बचाने के लिए किया। अब एलिजाबेथ के मन में डार्सी के प्रति एक बहुत गहरा सम्मान और प्रेम जागता है। कुछ समय बाद चार्ल्स बिंगले और मिस्टर डार्सी लॉन्गबर्न आते हैं। इस बार जो सिचुएशन थी वो पहले जैसी असहज नहीं थी। एलिजाबेथ और डार्सी दोनों पहले की अपेक्षा अधिक सहज और दोनों परिपक्व भी दिख रहे थे। बिंगले अक्सर लॉन्गबर्न आने लगता है। मिसेस बेनेट समझ जाती हैं कि वो जेन से शादी करना चाहता है। एलिजाबेथ भी महसूस करती है कि इस बार बिंगले अपने निर्णय खुद ले रहा है। डार्सी उसके रास्ते में कोई बाधा नहीं बनेगा। लास्ट में बिंगले जो है वो जेन को मैरिज का प्रपोजल भी दे देता है। जेन प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है और पूरा परिवार बहुत खुश हो जाता है। एलिजाबेथ को भी बहुत खुशी होती है क्योंकि उसकी बड़ी बहन को उसका सच्चा प्यार मिल जाता है। लेकिन तभी लेडी कैथरीन डीबर्ग अचानक लॉन्गबर्न आती हैं। उन्हें यह अफवाह सुनने को मिली कि एलिजाबेथ और डार्सी की शादी होने वाली है। वह एलिजाबेथ से कठोर शब्दों में कहती कि वह डार्सी से शादी ना करें क्योंकि डार्सी का विवाह उनकी बेटी एन डीबर्ग से होना चाहिए। एलिजाबेथ शांत थी, लेकिन वो दृढ़ता से उत्तर देती है कि वो अपने जीवन का, अपनी लाइफ का डिसीजन खुद लेगी, किसी के दबाव में आकर कोई निर्णय नहीं लेगी। लेडी कैथरीन डार्सी से मिलकर शिकायत करती कि एलिजाबेथ ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया। लेकिन डार्सी जो है उन्हें एक पॉजिटिव संकेत देता है और कहता है कि एलिजाबेथ ने कभी कोई ऐसी बात नहीं करी होगी जो गलत हो। इससे ये स्पष्ट होता है कि एलिजाबेथ के मन में भी डार्सी के प्रति स्नेह था और डार्सी को भी इस बात का एहसास होने लगता है। अब डार्सी और एलिजाबेथ एक साथ टहलने निकलते हैं। डार्सी फिर से अपने प्रेम का इजहार करता है और दूसरी बार शादी का प्रपोजल रखता है। इस बार एलिजाबेथ खुशी खुशी प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है। वह डार्सी को बताती है कि उसके पत्र और उसके कार्यों ने उसकी सोच बदल दी। डार्सी भी स्वीकार करता है कि एलिजाबेथ ने उसे विनम्र और बेहतरीन इंसान बनने की प्रेरणा दी। एलिजाबेथ अपने पिता मिस्टर बेनेट को डार्सी के प्रस्ताव के बारे में बताती है। पहले तो वो आश्चर्यचकित होते हैं, लेकिन जब उन्हें विश्वास हो जाता है कि एलिजाबेथ वास्तव में डार्सी से प्रेम करती तो वो खुशी खुशी अपनी अनुमति दे देते हैं। मिसेस बेनेट भी यह सुनकर बहुत उत्साहित हो जाती हैं क्योंकि अब उनकी बेटी का विवाह इंग्लैंड के सबसे धनी और प्रतिष्ठित परिवारों में से एक में होने वाला है। जेन और बिंगले अपने नए घर में रहने की योजना बनाते हैं। डार्सी और एलिजाबेथ भी भविष्य के जीवन की तैयारी करते हैं। कैरोलाइन बिंगले, जो पहले एलिजाबेथ को पसंद नहीं करती थी, वो अब उससे फ्रेंडली बिहेव करती है। जेन और चार्ल्स सुखी वैवाहिक जीवन बिताते हैं। एलिजाबेथ और फिट्स विलियम डार्सी पेम्बरली में रहते हैं और उनका जीवन प्रेम, सम्मान और समझ से भर जाता है। जॉर्जिना डार्सी और एलिजाबेथ के बीच बहुत गहरा स्नेह विकसित होता है। लेडी कैथरीन लास्ट में इस शादी को एक्सेप्ट कर लेती हैं। लीडिया और विक्रम का जीवन जो है वो फाइनेंशियल डिफिकल्टीज से घिरा रहता है। समय समय पर उसकी दोनों बहनें एलिजाबेथ और जेन उसकी मदद करती हैं। मिस्टर बेनेट समय समय पर अपनी प्रिय बेटी एलिजाबेथ से मिलने पेम्बरली जाते हैं। इस तरह से ये जो नॉवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, इसका एंड हो जाता है और सभी की गलतफहमियां इसमें दूर हो जाती हैं। डार्सी और एलिजाबेथ दोनों अपने दोषों प्राइड और प्रेजुडिस से दूर हो जाते हैं, उन पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। जेन और बिंगले का प्रेम भी सफल हो जाता है। ये जो नॉवेल है ये हमें ये संदेश देता है कि सच्चा प्रेम, आत्मसम्मान, ईमानदारी और आत्मसुधार अंततः जो सफलता है और सुख की ओर ले जाते हैं। ये संदेश प्राइड एंड प्रेजुडिस को जो वर्ल्ड लिटरेचर है उनमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस दिलाता है। तो ये थी टोटल समरी प्राइड एंड प्रेजुडिस की।
आई होप आपके लिए ये जो समरी है या ये जो मेरे वीडियोस हैं ये काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे इस नॉवेल को समझने में। अगर आपको कुछ और हेल्प चाहिए किसी भी और मैटर में, किसी भी और टॉपिक पर, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए। मैं उन टॉपिक्स पर जो कि आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब्ड हैं उन पर वीडियोस बनाने की कोशिश करूँगी, जो कि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्पफुल रहें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए ताकि वो भी इसका बेनिफिट उठा सके। थैंक यू।